हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी कर रहे हैं। और जोग्राफ़ी के अंदर आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है पावर रिसोर्सेज। पिछली जो मेरी वीडियोस थी बेटा, उसके अंदर मैंने आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था अलॉन्ग विद दी पास्ट पेपर्स। तो आए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के बेसिकली चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे शुरू में हमें यह पता होना चाहिए कि एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं। एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं, रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी सर क्या होती है और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बेटा रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना बेटा, उसको हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रीयूज्ड। देन रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है बेटा वो इनफाइनाइट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब इसके जो सोर्सेज होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब रहती दुनिया तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आ जाती हवा भी बाकी रहेगी, ठीक है, सूरज भी बाकी रहेगा और पानी भी बाकी रहेगा, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक हो गया। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं, वो एक टाइम आएगा जब कि वो ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं बेटा वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या है? फाइनाइट है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की विंड पावर, सोलर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। विंड पावर क्या होता है बेटा? विंड पावर वो इलेक्ट्रिसिटी को, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं जो हम विंड के ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो विंड टर्बाइंस के ज़रिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं विंड पावर। जो हम सूरज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम कहते हैं सोलर पावर, और जो हम डैम्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम क्या है भाई? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं वो है कोल, कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस, या गैस भी कहते हैं हम इसे सिंपल। देन अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या, बेसिकली हम एक एक करके जो है ना, पहले कोल को पढ़ेंगे, फिर देन हम ऑयल को पढ़ेंगे, देन हम गैस को पढ़ेंगे, देन हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आज जो है हम कोल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोल को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिज़र्व और माइन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत लाजमी हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रिज़र्व और माइन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक एरिया ज्यूम कर लें, दिमाग के अंदर एक एरिया ज्यूम करें जहाँ पे जो है वो कोल की दो तीन माइंस मौजूद हैं। दिमाग के अंदर एक एरिया ज़ूम करें जहाँ पे कोल की दो तीन माइंस हैं। ठीक हो गया। तो वो इलाका जहाँ पे कोल की दो तीन माइंस मौजूद हैं, वो मखसूस इलाका, ठीक है, तो उस मखसूस इलाके को हम कहते हैं रिज़र्व। उस मखसूस इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? रिज़र्व कहते हैं। हम कहते हैं भाई ये कोल का रिज़र्व है। हम ये कोल का रिज़र्व क्यों है? ये कोल का रिज़र्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोल की माइन मौजूद हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर क्या है भाई? हमारे सिलेबस के अंदर ये है, चार टोटल माइंस हैं, सॉरी चार टोटल रिजर्व्स हैं। अच्छा, तो ये जो रिजर्व्स हैं हमारे पास, इन रिजर्व्स के हमें जो है वो नाम याद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिज़र्व कौन से प्रोवेंस के अंदर है हमें ये पता होना चाहिए, और इन रिज़र्व के अंदर ये जो मखसूस रिज़र्व्स हैं इनके अंदर कौन कौन सी माइंस हैं, उन माइंस के हमें नाम याद होने चाहिए। तो इन रिज़र्व्स के अंदर जो, मतलब इनके रिज़र्व्स के अंदर माइंस तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ वही उन्हीं माइंस के नाम लिखे हैं जो कि आसान हैं, जो कि इजी टू लर्न है, हर बच्चा आराम से याद कर लेगा। सबसे पहला रिज़र्व है हमारे पास लोअर सेंट कोल फील्ड। सबसे पहला रिज़र्व है हमारे पास लोअर सेंट कोल फील्ड। कहाँ पे है भाई? ये सिंध के अंदर है, ऑब्वियसली नाम के अंदर ही क्योंकि सिंध आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो माइंस हैं उनका नाम है लाखरा, सोंदा एंड जिमफिर। लाखरा, सोंदा एंड जिमफिर। उसके बाद है हमारे पास कोयटा कोल फील्ड। अगली हमारे पास जो रिज़र्व है उसका नाम है हमारे पास कोयटा कोल फील्ड। कोयटा कोल फील्ड भाई कहाँ पर है? कोयटा कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है ना, तो हमने लिख दिया बलूचिस्तान। फिर उसके बाद यहाँ पे जो माइंस है उनका नाम है दिगारी, माच और सो रेंज। दिगारी, माच और सो रेंज। देन वी हैव मकरवाल कोल फील्ड। मकरवाल कोल फील्ड कौन से प्रोवेंस के अंदर है भाई? ये केपीके में। कौन से प्रोवेंस में है? ये केपीके के अंदर है। यहाँ पे जो माइन है उसका नाम है मकरवाल। यहाँ पे जो माइन है उसका नाम है मकरवाल, एक ही माइन है और उसका नाम भी मकरवाल ही है। रिजर्व के ऊपर ही उस माइन का नाम है। फिर उसके बाद हमारे पास है सॉल्ट रेंज कोल फील्ड। सॉल्ट रेंज कोल फील्ड ये कहाँ पर है भाई? ये पंजाब में। ये कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। और यहाँ पे जो माइंस है उसके नाम है डंडोत और पिद। यहाँ पे जो माइंस हैं उनका नाम है डंडोत और पिद।
उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल। अगला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल, के कोल की कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 5 जो है वो टाइप्स हैं कोल की। ठीक हो गया। इसके अंदर इन टाइप्स के अंदर हमें पता ये होना चाहिए कि ये जो मतलब कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन सी अवेलेबल नहीं हैं। देन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो मतलब जो हम जो है वो मतलब कौन सी जो टाइप ऑफ कोल है वो अच्छी है, ठीक है, फिर उससे अच्छी कौन सी है, फिर उससे अच्छी कौन सी है, फिर उससे अच्छी कौन सी है। मतलब नंबरिंग बेसिकली हमें पता होनी चाहिए कि जो है सबसे अच्छी कौन सी है, सबसे बुरी कौन सी है, और इसके बीच में कौन सी आपकी टाइप्स आती हैं, ये हमें जो है ये पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही हम डिगिंग शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमें जो कोल की मतलब जो टाइप मिलती है वो सबसे घटिया होती है। फिर उसके बाद देन फर्दर जब हम ज़मीन के नीचे जाते रहते हैं ना, तो कोल की जो टाइप्स हैं, कोल की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते रहते हैं ना बेटा, जैसे जैसे हम डिगिंग करते रहते हैं, तो टाइप ऑफ कोल जो है, बेसिकली टाइप तो नहीं कहूँगा मैं, क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। क्यों सर, क्यों इंक्रीज़ होता रहता है जब हम ज़मीन के नीचे जैसे जैसे जाते रहते हैं ज़्यादा? वो बेटा इसलिए इंक्रीज़ होता रहता है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना वो कम होता रहता है। ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होता रहता है। तो मतलब कहने का ये है कि जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा कोल के अंदर, जितना कम पानी होगा कोल के अंदर, वो उतना अच्छा क्वालिटी का कोल होगा। वो इस क्यों होगा वो उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल? क्योंकि जितना कम पानी होगा भाई, जितना कम बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो कोल अच्छे से जलेगा, उतना ज़्यादा वो कोल अच्छे से जलेगा। और ऊपर से नीचे जब हम डिगिंग करते हुए जाते हैं तो कोल की हार्डनेस में इजाफा होता रहता है, कोल की हार्डनेस में भी इजाफा होता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो है पीट। सबसे पहला टाइप है हमारे पास पीट। सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोल है, सबसे बेकार क्वालिटी का कोल है। सॉफ्ट होता है ये, क्या होता है बेटा, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, और एनिमल डंग का बना हुआ होता है, मतलब एनिमल का जो स्टूल होता है, जो एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये उसका बना हुआ होता है। और ये जो टाइप है कोल की, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। देन वी हैव लिग्नाइट। उसके बाद हमारे पास है लिग्नाइट, बेटर देन पीट होता है, पीट से अच्छी क्वालिटी का कोल है। पाकिस्तान में अवेलेबल है क्या ये सर? जी बेटा भाई, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर मोर कार्बन और ऐश कंटेंट होता है, मोर कार्बन और ऐश कंटेंट होता है। ये एक और चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, जब ऊपर से नीचे हम डिगिंग करते हुए जाते हैं तो कार्बन और ऐश कंटेंट जो है कोल के अंदर इंक्रीज होता रहता है, कार्बन और ऐश कंटेंट कोल के अंदर इंक्रीज होता रहता है। फिर उसके बाद है हमारे पास बिटेमिनस। उसके बाद है हमारे पास बिटेमिनस, बेटर देन पीट और लिग्नाइट है। लिग्नाइट और पीट जाहिर सी बात दोनों से ये बेहतर है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है क्या ये सर? नहीं बेटा, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, याद कर लिया हमने। देन वी हैव सब बिटेमिनस। सर ये सब बिटेमिनस क्या होता है बेटा? लिग्नाइट और बिटेमिनस के जो बीच का जो चीज़ है उसे हम कहते हैं बिटेमिनस। मतलब हम डिगिंग करते हुए जा रहे हैं, सबसे पहले पीट आएगा, उसके बाद लिग्नाइट आएगा, उसके बाद जो है सब बिटेमिनस आएगा, और देन बिटेमिनस आएगा। जो लिग्नाइट और बिटेमिनस के बीच की जो लेयर है ना, उसके अंदर जो कोल मौजूद होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है सब बिटेमिनस। अवेलेबल है जी बेटा, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर कार्बन और ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है। देन वी हैव एंथ्रेसाइट। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? एंथ्रेसाइड है, सबसे आखिरी ये टाइप है ये, और ये सबसे बेहतरीन टाइप का कोल है, सबसे बेहतरीन टाइप का कोल है, बेस्ट है, ठीक है। और ये हार्ड होता है, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं तो हार्डनेस में इजाफा होता रहता है। तो ये सबसे अच्छी जो टाइप है, तो मतलब बेटा ये है कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, कार्बन ऐश कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है। बेटर देन लिग्नाइट, बिटेमिनस और पीट है, वही बात है, लिख दी हमने। और ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है क्या सर? नहीं बेटा, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कोल। अगला टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कोल, के कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है ये, ठीक है, 2-3 मार्क्स के अंदर ही पूछता है, ज़्यादा मतलब ये इसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे पहला भाई यूज़ है कोल का, ब्रिक क्लेन में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ब्रिक क्लेन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, मतलब ब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ईंटें बनाने में कोल इस्तेमाल होता है। फिर सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? कोल सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर सीमेंट से हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। देन कुकिंग के अंदर कोल इस्तेमाल होता है। कोल कहाँ इस्तेमाल होता है? अच्छा, कुकिंग के अंदर कहाँ इस्तेमाल होता है सर, हमें भी बताएं। कुकिंग के अंदर बेटा ये ज़्यादातर गांव देहातों में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल होता है, गांव देहातों में इस्तेमाल होता है कोल। क्यों क्यों इस वजह से इस्तेमाल होता है? क्योंकि वहाँ पे गैस वगैरह नहीं होती, तो वो जो है कहाँ पे मतलब किस तरीके से खाना बनाते हैं? कोल के ऊपर अपना खाना बनाते हैं। और शहरों में कहाँ इस्तेमाल होता है कोल? शहरों में बेटा आपका ये बारबेक्यू वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल होता है।
फिर उसके बाद स्टीम इंजन के अंदर इस्तेमाल होता है, वो ट्रेन जो स्टीम के ऊपर चलती हैं, स्टीम इंजन जिन ट्रेनों के अंदर होता है तो उसके अंदर कोल इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल होता है, मतलब बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। सर एज अ फ्यूल क्यों लिखा है बेटा? एज अ फ्यूल इस वजह से लिखा है क्योंकि हम पेट्रोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक हो गया, और हम गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती हैं। तो जब हम ये कहेंगे कि भाई कोल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हम कोल को भी क्या कह देंगे? हम कोल को भी फ्यूल कह देंगे। फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक जो है बेटा हमारे पास वो है वाई कोल इज़ इम्पोर्टेड। अगला मतलब आखिरी टॉपिक है हमारे पास वाई कोल इज़ इम्पोर्टेड। आपसे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन ये पूछता है कि कोल को आप लोग क्यों इम्पोर्ट करते हो, कोल को आप लोग क्यों इम्पोर्ट करते हो। बेसिकली उसके कहने का मकसद ये होता है बेटा कि कोल तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कोल तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अभी हमने पढ़ा ना, उसके बावजूद आप लोग क्यों इम्पोर्ट करते हो, ठीक है। तो हम लोग इस वजह से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि गुड क्वालिटी कोल इज़ नॉट अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी का कोल अवेलेबल नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि नॉर्मल क्वालिटी का कोल अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का कोल पाकिस्तान में अवेलेबल है ही नहीं। देन भाई हम ये कहते हैं यार चलो कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कोल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसी मतलब नॉर्मल क्वालिटी कह लो, नॉर्मल क्वालिटी का कोल हमारे पास अवेलेबल है, हम फिर भी चलो इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, हम फिर भी उसको इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि अगर हम बाहर से कोल मंगाएंगे तो हमारी क्या होगी, हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी, हमारी करेंसी क्या होगी, डी वैल्यू होगी, ठीक है, और हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा। तो हमने सोच लिया यार कि हम जो है वो पाकिस्तान से ही कोल निकालेंगे और उसको यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत बाहर भी इंपोर्ट कर देंगे ताकि मुल्क की जो इकॉनमी है, कंट्री की जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग हो। लेकिन भाई फिर मसला क्या आता है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बेटा वो इलाके जिसके अंदर आपका कोल वगैरह की और बाकी चीज़ों की माइंस होती हैं ना, वो शहरों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, वो कहाँ क्या होते हैं, शहरों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो वहाँ पे रोड्स ही नहीं होते, वहाँ पे रोड्स डले हुए ही नहीं होते। दूसरा हमें ट्रेन चाहिए होती हैं, हम वहाँ से जब कोल निकाल लेंगे ना तो हमें वहाँ पे ट्रेन मतलब वहाँ पे रेलवे ट्रैक चाहिए हमें, ताकि हम जो सारा जो हमारा जो मिनरल्स वगैरह निकले हैं उसको हम ट्रेन के अंदर जो है वो डालें और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। तो हमारे पास वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स भी नहीं है, तो हमने लिख दिया भाई कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इज़ डिफ़िकल्ट। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल जो है वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। कोल को जब हम निकालते हैं ना तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। कहने को तो आसान है यार, अपनी कंट्री से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। देन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बेटा, जो फॉरेन की जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, और जो लोकल पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में। बेसिकली कोल की माइनिंग करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? इट इज़ लेस प्रॉफिटेबल। ये प्रॉफिटेबल जो है ना बेटा, इसके अंदर जो प्रॉफिट जो मतलब जिसके अंदर जो प्रॉफिट निकलता है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से वो जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करती। देन अगला है भाई पॉइंट, क्या हमारे पास लैक ऑफ मशीनरी है। हमारे पास क्या है? लैक ऑफ मशीनरी है। हमारे पास वो मशीनरी बेटा अवेलेबल ही नहीं है जिसके ज़रिए माइनिंग होती है। जिसके ज़रिए माइनिंग होती है ना वो एक मखसूस मशीनरी होती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है हमें। तो वो मशीनरी है ही नहीं हमारे पास। जब वो मशीनरी ही नहीं है जिसके ज़रिए माइनिंग होती है तो आप माइनिंग करेंगे कैसे? यहाँ जाके बेटा हमारी आज की वीडियो एंड होती है। जितनी भी चीज़ें आप लोगों को समझाई हैं ये सब आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में, अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेनी है, याद करना शुरू कर देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना है चैनल की तरफ, और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना बेटा वो एज़ अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाएं। तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।